दर्शकों नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल जेपी साइकोलॉजिस्ट के ऊपर एक नया वीडियो डाल रहा हूँ। अगर सबसे पहले मेरी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके तो बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे जो वीडियो हैं वो रेगुलरली आपको मिलते रहें। और कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसको मेरी ईमेल है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर मेरे से संपर्क करें, मैं उसके ऊपर आपको जानकारी दूंगा। अपने निकट जितने भी संपर्क हैं उनसे भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पिछले वीडियो जो हैं तो उसको भी देखते रहें ताकि आगे आने वाले वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहे। मैंने डिफरेंट वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो आज का जो वीडियो है ये है साइकिक साइंसेस के ऊपर। साइकोलॉजी का साइकिक साइंसेस के साथ क्या संबंध है। अमेरिका में बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए जो साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक भविष्य वक्ता भी थे जिसको हम प्रेडिक्टर बोलते हैं। उनका नाम था सर वाल्टर गिब्सन और उन्होंने एक किताब लिखी थी साइकिक साइंसेस, जो न्यूयॉर्क में अगस्त 1966 में पहली बार उसका एडिशन पब्लिश हुआ और उसके बाद उसके जो इम्प्रोवाइज एडिशन है वो लगातार पब्लिश होते रहे। उसमें उन्होंने बड़े डिटेल में बताया है कि जो प्रेडिक्टिव साइंसेज हैं जिनमें आती है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रह चाल, जिसमें आती है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि सितारों की दिशा, जिसमें आती है कार्टोमेंसी, डाइस डिवाइनेशन, टेलीपैथी, ईएसपी का मतलब एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन। जैसे आदमी के अंदर एक छठी इंद्री होती है जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं। कईयों में परमात्मा ने ऐसी वो सिक्स सेंस डेवलप करके भेजी होती है कि आने वाली जो घटनाएं हैं उनको पहले ही पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। इसको हम साइकोलॉजी के साथ जोड़ें तो इसको साइकोलॉजिकल क्यूज भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल क्यूज कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, संकेत होते हैं जो पूर्वाभास दिलाने में पॉजिटिवली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बड़े सहायक होते हैं। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं। सो साइकिक साइंसेज में सर वाल्टर गिब्सन ने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ग्रेफोलॉजी, फिजियोगोनॉमी, फ्रेनोलॉजी। फिजियोगोनॉमी जो होती है वो होती है चेहरे की अंगों की बनावट। फ्रेनोलॉजी होती है स्टाइल, आदमी के चलने का, खाने पीने का, हंसने खेलने का स्टाइल। मतलब इन चीज़ों से उसकी जो है पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसकी जो भविष्यवाणी उसके बारे में की जा सकती है। तो ये 16 किस्म की प्रेडिक्टिव साइंसेज होती हैं। ये प्रेडिक्टिव साइंसेज जो हैं, हो सकता है कि ये प्रेडिक्टिव साइंसेज जो हैं मैं इनको डिटेल में एक करके डिटेल में भी इनके ऊपर वीडियो डालूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी किस्म की होती हैं। इनमें मोलोसोफी भी होती है, भाई आदमी के शरीर में तिल कहाँ कहाँ पे हैं, उससे भी उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसमें ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी होते हैं कि आदमी को सपने किस किस्म के आते हैं। इसमें कलरोलॉजी भी होती है कि आदमी को जो कलर जो है वो कौन कौन से कलर की उसकी प्रेफरेंस है, उसकी प्राथमिकताएँ हैं। तो मैं आपको एक आज वो लिस्ट बता रहा हूँ, जो लिस्ट साइकिक साइंसेज जो है उस साइकिक साइंसेज जो प्रेडिक्टिव साइंसेज के साथ उनका संबंध होता है। फिर उसके ऊपर बड़ी डीप स्टडी करके तो आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की बिल्कुल कोई शंका ना रहे, तो आपको अच्छी तरह हर चीज़ की समझ आ जाए। तो मैं इसको जो है वो आपको बताता हूँ कि साइकिक साइंसेज कितनी किस्म की होती है। नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी, नंबर 2 डाइस डिवाइनेशन, नंबर 3 टेलीपैथी एंड ईएसपी। टेलीपैथी एंड ईएसपी का मतलब है अंदर की छठी इंद्री जो डेवलप होती है, जिसे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। उसमें होता है रेडिस्थीसिया, उसमें होता है सुपरस्टिशंस जिसको वहम भी बोलते हैं, ओमन्स जिसको बोलते हैं, ये नए पंजाबी में भी बोलते हैं ना जी, ये नैश है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये शगुन है, ये अपशगुन है, उसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशंस एंड ओमन्स। कलरोलॉजी मतलब रंगों के बारे में प्राथमिकताएं जो हैं वो आदमी की पर्सनैलिटी के मुताबिक ही स्थापित होती हैं। फ्रेनोलॉजी उसका जो स्टाइल है हर चीज़ का, हंसने खेलने का, चलने का, बैठने उठने का। तो इसे फिजियोगोनॉमी जैसे उसके बनावट, उसके अंगों की बनावट, उसके चेहरे की बनावट,
मोलोसोफी जैसे उसके तिल शरीर पे कहाँ आते हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन जैसे उसके सपने किस किस्म के ज़्यादा आते हैं, पामिस्ट्री मतलब उसका हस्त रेखा, न्यूमरोलॉजी उसमें जैसे अंक गणित है, ये चीज़ें जो हैं। इनके अलावा एक नया प्रोडक्टिव साइंस आजकल डेवलप हुई है जिसको वास्तुकला बोलते हैं, तो उसका भी अपना इसके साथ साइकोलॉजिकली किस एंगल से उसको डील किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। अब तो जो आजकल योगा जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया, पूरा दुनिया जो है वो योगा के ऊपर टूट पड़ी है। बेशक हिंदुस्तान जो है ये योगा में विश्व गुरु है, तो योगा के साथ भी साइंस का, इसका मनोविज्ञान का बड़ा संबंध है। योगा के साथ, प्राणायाम के साथ इसका बहुत संबंध है, क्योंकि योगा जो प्राणायाम ये सब जो है ये बेसिकली जो है ये अपना सभी जो क्रियाएं हैं ये आदमी की मानसिक क्रिया को फोकस करती हैं। तो साइकोलॉजी भी जो है वो मन को स्टडी करती है, तो इन क्रियाओं को फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, तो इनकी पोलराइजेशन करने के, इनका न्यूक्लियस क्या है, मनोविज्ञान इसमें क्या रोल अदा करता है, तो ये डिफरेंट जो है साइकिक साइंसेस, इनके बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन सभी चीज़ों के साथ साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। तो इसी तरीके से जो वीडियो हैं वो ज़िंदगी के दर्शन शास्त्र के ऊपर, ज़िंदगी की घटनाओं के ऊपर, जो ज़िंदगी की जो आदमी की मानसिक बीमारियां हैं, धीरे धीरे जब आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, जैसे जैसे जो जो मनोविज्ञान दर्शकों को दिलचस्प लगने लगेगा, मनोविज्ञान में दर्शक रुचि लेने लगेंगे, तो हम धीरे धीरे जो मानसिक अस्वस्थता है, जिसको साइकोनेरोसिस बोलते हैं, साइकोसिस बोलते हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनके ऊपर भी वीडियो डालेंगे ताकि दर्शकों को इसका कोई फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि आम आदमी जो है वो यही समझता है कि भाई अपना जो पागल खाने में है वही दिमागी बीमार है, वही मरीज़ है, वही मानसिक रोगी है। जो समाज में रहता है वो मानसिक रोगी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समाज में रहकर भी जो है वो आदमी मानसिक रोगी हो सकता है। बात सिर्फ ये है उसकी जो मानसिक रोग है, उसकी जो अस्वस्थता है, उसकी परिभाषा अलग होगी, उसकी डिग्री अलग होगी, उसकी गंभीरता अलग होगी। लेकिन आप कई बार आप देखते हैं कि समाज में एक अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी जो है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी भी, जो जीनियस आदमी भी होगा, वो कई बार ऐसी बात कर जाएगा, उसके बिहेवियर में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि आदमी को लगता है कि यार ये ऐसी बात तो इस आदमी से एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती। इससे पता लीजिए, इससे अपना ऐसे आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये ऐसे बेहूदी और बेवकूफ़ी भरी बात करेगा। तो वो उस वक्त टेम्परेरी तौर पे वो मानसिक तौर पे अस्वस्थ होता है। वो अस्वस्थता जो है बेशक टेम्परेरी फेज होता है, किसी कारण से भी होता है, कोई स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकता है, कोई वो डिप्रेशन में हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है, अभी अभी वो घर के किसी कलेश से निकल के आगे आया होता है, अभी अभी वो थाने कचहरियों से होके आया हो सकता है। तो वो अपना मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो उसका वो जो डिस्टर्बेंस है वो उसके बिहेवियर में छलकेगी। तो वो भी चाहे वो टेम्परेरी तौर पे होगा, लेकिन वो भी मानसिक अस्वस्थता में ही आएगी, वो मनोविज्ञान की परिभाषा में ही आएगी। तो आम लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं, पढ़े लिखे भी ये समझते हैं कि जो अपना मानसिक रोगी है वो तो पागल खाने में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो आम समाज में भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, कई बार वो भी जो है ऐसी ऐसी बेहुदा बात कर जाते हैं, दूसरे को लगता है कि यार इसके दिमाग में कोई असर हो गया है, जबकि वो परमानेंट मानसिक रोगी नहीं होते। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहूँगा, एक मानसिक अस्वस्थता में एक होता है न्यूरोसिस, उसको बोलते हैं माइनर मेंटल प्रॉब्लम। एक होता है साइकोसिस, वो होता है गंभीर मेंटल प्रॉब्लम। उसकी आगे पे कई ब्रांचेज हैं, फंक्शनल साइकोसिस है, ऑपरेशनल साइकोसिस है, बहुत कुछ है, तो उसके इलाज भी बड़े गंभीर हैं। लेकिन साइकोनेरोसिस जो है वो अटैक जो है वो किसी भी आदमी के साथ हो सकता है, नॉर्मल आदमी के साथ भी टेम्परेरी फेज होता है, चलता है। ऐसे ही एक कंसेप्ट है इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। ये सभी साइकोलॉजिकल अस्वस्थ समस्याएं हैं, स्टेजेस हैं। लेकिन इल्यूजन तो किसी आदमी के साथ भी हो सकता है। मान लो कोई आदमी किसी आपने चुपके से बैठा है, किसी गंभीर सोच में बैठा है, तो धीरे से उसके पास कोई रस्सी भी पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे बताता हूँ, वो रस्सी का सिरा किसी के हाथ में है, उसने रस्सी थोड़ी सी खींची तो उसको ऐसे लगेगा कि भाई ये मेरे पास से कोई सांप होकर गुजर गया है। ये एक
एक बड़ी अस्थायी तौर पे एक छोटी सी मेंटल एलिमेंट है। अगर यही गंभीर हो जाए तो उसको सामने दीवार पर अगर तार भी लटकी हुई है तो उस तार में भी सांप नजर आएगा, तो फिर वो उसको चाहे सारी दुनिया कहे नहीं यार ये तार है, लेकिन वो कहे नहीं ये सांप है। मतलब ये होता है हेलुसिनेशन। फिर हेलुसिनेशन के आगे फिर थर्ड स्टेज उसके दिमाग की आती है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब उसने परमानेंटली उसने अपने मन में बिठा ही लिया, एक एटीट्यूड ही बना लिया, एक बिलीव ही उसको हो गया कि नहीं यहाँ पे सांप है। ये क्या है? ये है मानसिक अस्वस्थताएं हैं, ये मनो अस्वस्थताएं हैं। सिर्फ डिग्री में फ़र्क है, सिचुएशन में फ़र्क है। एक सिचुएशन में इल्यूजन होता है, दूसरी में हेलुसिनेशन है, फिर डिल्यूजन हो जाता है। ये पहले हल्की समस्या थी, वो भ्रम तो किसी को भी हो सकता है, इल्यूजन को भ्रम बोलते हैं। लेकिन जब हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन, तो वो गंभीर समस्या है, उसका इलाज भी गंभीर होगा, उसमें इवन शॉक थेरेपी भी देनी पड़ेगी उसको, उसमें कई किस्म के इलाज होंगे। तो इसलिए मैं ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे वीडियो डालूंगा। लेकिन किसी आज तो मैं ये सिर्फ दर्शकों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ वही जो पागल खाने में दाखिल होते हैं वही मानसिक रोगी नहीं होते। सभ्य समाज में भी जो है वो मानसिक अस्वस्थताएं होती हैं। सिर्फ ये है कि उनका फेज टेम्परेरी होता है, उन अस्वस्थताओं की डिग्री कम होती है, गंभीरता कम होती है। तो ये है मनोविज्ञान। आम आदमी इसको थोड़ा कंफ्यूज करता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी जो है ना, और आम आदमी तो ये समझता है कि मनोवैज्ञानिक के सामने बैठ गए तो वो हमारे बारे में पूरा एक्सरे कर लेगा, वो हमारे बारे में पूरा अंदाज़ा लगा लेगा। वो मनोवैज्ञानिक के सामने बैठने से, उससे बात करने से भी डरते हैं। लेकिन ये भी एक गलत धारणा है, मैं आपको क्लियर करूं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो है वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता विज्ञानों के साथ उसका संबंध, उसका तालमेल है, उसका दखल है, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है। फिर वो जादूगर भी नहीं है कि सामने को आ जाए तो वो उसको देख के अंदाज़ा लगा रहा है कि ये आदमी क्या है। ऐसे नहीं है। मनोविज्ञान एक साइंस है, इसमें बाकायदा लेबॉरेटरी है। पहले मनोविज्ञान की डिग्री जो है एमए साइकोलॉजी दी जाती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। फिर साइंस की तरह एमएससी की डिग्री भी बीच बीच में एक विभाग उठा के देनी चाहिए। इसमें भी जो साइंस की तरह इसमें लेबॉरेटरीज़ हैं। उस लेबॉरेटरीज़ में जो है बाकायदा इक्विपमेंट्स हैं, बाकायदा कुछ टेस्ट हैं। उन टेस्टों को कंडक्ट किए, डिवाइस किए जाते हैं बड़े बड़े विद्वानों के हाथों। उसको कंडक्ट करके उसको जो है टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है आम लोगों पे, फिर उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो इसमें लेबॉरेटरीज हैं बाकायदा। इसमें जैसे सर पावलोव हुए हैं, बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं सर पावलोव। उन्होंने एनिमल साइकोलॉजी, उन्होंने जो एनिमल बिहेवियर है, इवन एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी किया उन्होंने जो रिसर्च की है वो बंदरों के ऊपर की है, उन्होंने रिसर्च की है वो चूहों के ऊपर की है, और उसके ऊपर अपनी थ्योरीज निर्धारित की हैं। तो इसलिए ये एक साइंस है। इसमें ये नहीं है कि सामने बैठे तो वो आदमी सबको समझ लेगा। उसको बाकायदा लेबॉरेटरीज चाहिए किसी के बारे में जानने के लिए, टेस्ट एडमिनिस्टर करने होंगे, फिर उन टेस्ट का जो बाकायदा रिजल्ट देखना होगा, फिर उसकी आदमी की कैटेगराइजेशन होगी। तो इस तरीके से आगे जो है वीडियो जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस में भी आएंगे, आदमी की मेमोरी पे भी आएंगे। जैसे मेमोरी है, अब शरीर विज्ञान में मेमोरी लॉस है, जिसको एमनीजिया भी बोलते हैं कि मेमोरी लॉस हो गया। लेकिन मनोविज्ञान में जो मेमोरी है उसकी स्टडी की जाती है कि भाई मेमोरी ट्रेसेस जो हैं एक आदमी के कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, उसको कितना याद रहता है, कितना नहीं याद रहता। ये जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाकायदा टेस्ट बनाए गए हैं लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, मेमोरी ट्रेसेस के ऊपर, रिमेम्बरेंस के ऊपर, फॉरगेटिंग के ऊपर। जो एक एकेडमिक साइड है मनोविज्ञान की, उसके ऊपर भी धीरे धीरे स्टडी करेंगे। लेकिन मनोविज्ञान जो है ये बाकायदा एक साइंस है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसी कला नहीं है जिससे आप मनोवैज्ञानिक जो है दूसरे के बारे में इमीडिएटली अंदाज़ा लगा रहे कि ये क्या है। तो ये मैं थोड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर करना चाहता हूँ। धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में इसको और विस्तारपूर्वक, दर्शकों विस्तारपूर्वक आने वाले वीडियोस में आपको अलग अलग साइंसों के साथ संबंध मैं संक्षिप्त में रिपीट कर रहा हूँ। ज़िंदगी के अलग अलग अवस्थाओं का मनोविज्ञान, जो प्रेडिक्टिव साइंसेस के साथ इसका संबंध, इसका जो एकेडमिक साइड जो है, जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कि भाई अपना पढ़ने वाले जो हैं उनका लर्निंग प्रोसेस क्या है, उनकी मेमोरी की स्ट्रेंथ क्या है, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटिंग, उसकी, ये सभी चीज़ों पे धीरे धीरे मैं वीडियो डालूँगा। और मेरी फिर भी एक रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और मैं अपनी तरफ से बड़ी सरल भाषा में इसको डालने की कोशिश करूँगा ताकि सहजता से आप लोग समझ आए। धन्यवाद।